गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक शुरू कर लेते हैं। आज का टॉपिक जो है वो कल अपन ने जो प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट करवाई थी चैप्टर नंबर 5, उसमें एक टॉपिक करवाया था अपन ने डिफ्यूज़न का, विषण का। उसके बाद में आज आगे का टॉपिक शुरू कर लेते हैं, पारगम्यता, परमेबिलिटी। सेकंड जो टॉपिक है वो है पारगम्यता यानी कि परमेबिलिटी। इट मीन्स परमेबिलिटी का मतलब होता है कोई भी जो चीज़ है वो किसी भी मीडियम से होते हुए आर पार कैसे होती है, ठीक है, उसे कहते हैं परमेबिलिटी। किसी भी मेम्ब्रेन यानी कि कोई भी झिल्ली अपन ले लेते हैं, उसके थ्रू, किसी भी मेम्ब्रेन के थ्रू जिस रेट से सॉलिड, लिक्विड और गैस यानी कि ठोस, द्रव और गैस जो है वो ट्रांसफ़र व डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उसे उस मेम्ब्रेन की पारगम्यता कहते हैं। यानी कि एक मेम्ब्रेन अपन ले लेते हैं, दो सॉल्यूशंस के बीच में एक मेम्ब्रेन लगा देते हैं। अब उस मेम्ब्रेन के थ्रू कौन से उस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट होते हैं, तो कितने आर पार हो पाते हैं, ठीक है, ये उस मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी यानी कि पारगम्यता कहलाएगी। तो पारगम्यता जो है वो, पारगम्यता यानी कि परमेबिलिटी जो है वो अलग अलग टाइप की, परमेबिलिटी में अलग अलग टाइप की मेम्ब्रेन्स को यूज़ किया जाता है। जैसे फर्स्ट है पारगम्य झिल्ली यानी कि परमेबल मेम्ब्रेन या फिर परमेबल लेयर भी बोलते हैं। ये लेयर सॉल्यूट यानी कि जो विलय होते हैं जिनको सॉल्यूट कहते हैं, वे सॉल्वेंट, विलायक दोनों मटेरियल्स के लिए, दोनों टाइप के मॉलिक्यूल्स के लिए परमेबल होती है। जैसे कि इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है, प्राइमरी सेल वॉल, प्राथमिक कोशिका भित्ति, फिल्टर पेपर। यानी फिल्टर पेपर या प्राइमरी सेल वॉल जो है वो इस टाइप की मेम्ब्रेन है जिसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर मिक्स सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों ही डिस्ट्रीब्यूट हो पाते हैं, दोनों के लिए वो परमेबल होगी, यानी कि दोनों को आर पार जाने देगी। दूसरे नंबर की आती है अपारगम्य झिल्ली, जिसको इम्परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। अपारगम्य यानी कि किसी के लिए तो परमेबल होगी, किसी के लिए नहीं होगी। तो वो किसके लिए होती है, देखिए, ये सॉल्यूट व सॉल्वेंट दोनों के लिए ही अपारगम्य होती है। अपारगम्य, इम्परमेबल का मतलब है सीधा ए का मतलब नहीं, तो ये किसी भी टाइप के सॉल्यूशन या सॉल्वेंट के लिए परमेबल नहीं होती, इसके थ्रू होकर कोई भी मटेरियल आर पार नहीं जा सकता। इसके एग्जांपल है कॉर्क सेल, जैसे कि अपने लैब के अंदर, केमिस्ट्री लैब के अंदर स्पेशली बोतलों के ऊपर जो ढक्कन लगाया जाता है वो कॉर्क का होता है। तो कॉर्क सेल किसी भी टाइप के मटेरियल को ट्रांसफ़र नहीं होने देती। दूसरा एग्जाम्पल है, सम पार्ट्स ऑफ एंडोडर्मल सेल्स ऑफ रूट, मूल के अंदर श्रम कोशिका का कुछ पार्ट होता है जो भी इम्परमेबल होता है। क्यूटिनाइज्ड एंड सुबेरिनाइज्ड सेल वॉल, जिस सेल वॉल के ऊपर क्यूटिन की लेयर जम जाती है या सुबेरिन की लेयर जम जाती है, तो वो भी मटेरियल्स के लिए ट्रांसफ़र यानी कि उनको ट्रांसफरिंग पाथ अवेलेबल नहीं करवाती, वो टाइट कवरिंग बन जाती है, तो वो इम्परमेबल हो जाती है। तो परमेबल वो जो कि किसी भी टाइप के मटेरियल को आर पार जाने दे, इम्परमेबल वो जो किसी भी टाइप के मटेरियल को आर पार न जाने दे। अर्धपारगम्य झिल्ली थर्ड टाइप है, अर्धपारगम्य झिल्ली, जिसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेमी का मतलब होता है आधा, अर्ध, ठीक है, यानी कि अब यहाँ पर ये आ जाती है कि ये किसको जाने देती है, किसको नहीं जाने देती। इस टाइप की मेम्ब्रेन जो केवल इस टाइप की मेम्ब्रेन है जो केवल विलायक यानी कि सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के लिए ही पारगम्य होगी। यानी कि ये अर्धपारगम्य झिल्ली जो है वो सिर्फ सॉल्वेंट यानी कि विलायक के मॉलिक्यूल्स को ही परमेबल ट्रांसफ़र करवाएगी, यानी उनके लिए ही परमेबल होगी, तथा विलय यानी कि सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स के लिए ये इम्परमेबल, अपारगम्य होती है। कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि पर्चमेंट मेम्ब्रेन का, एग मेम्ब्रेन, अंडे झिल्ली लगा दी जाए, या यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय की झिल्ली, सेल फोन के क्लोथ। इस टाइप के एग्जाम्पल्स हैं जो कि सिर्फ सॉल्वेंट यानी कि विलायक के अणुओं यानी मॉलिक्यूल्स को ही ट्रांसफ़र होने देती है। इसमें सीधा सा आपको ये सब भी यहाँ तो यूरिनरी ब्लैडर अच्छे से याद आ जाएगा कि अपनी जो किडनी फिल्ट्रेशन का वर्क कर रही है, लेकिन यूरिनरी ब्लैडर जो है वाटर लॉस होने को रोकता है, ठीक है, ज़्यादातर वो यूरिया सब्सटेंसेस को ही बॉडी से आउट करवाता है, तो वो होते हैं विलायक, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ टाइप, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। अब ये सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है, ये सेलेक्टेड पार्ट्स को ही इधर उधर जाने देती है, बाकी नहीं जाने देती। इस टाइप की मेम्ब्रेन देखिए, विलायक यानी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के लिए तो पारगम्य हो जाती है,
सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के लिए तो पारगम्य यानी परमेबल होती है, साथ ही कुछ सिलेक्टिव विलय यानी कि जो सॉल्यूट हैं जिनके लिए अपनी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अलाउ नहीं करती है, लेकिन ये क्या करता है कि कुछ सिलेक्टिव यानी कि विलय सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के लिए भी परमेबल होती है। अब सॉल्यूट्स के लिए ये क्या करेगी कि ये सिलेक्शन करेगी कि किसको जाने देना है, किसको नहीं जाने देना है। कुछ एग्जाम्पल जैसे कि कोशिका झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन हो जाती है, टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन हो जाती है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, इस अकॉर्डिंग ये परमेबिलिटी का छोटा सा टॉपिक अपना था। अब जो मेन टॉपिक है, जैसे विषरण किया था अपन ने, डिफ्यूज़न किया था, उसी अकॉर्डिंग एक टॉपिक आ जाता है पराशरण का, ऑस्मोसिस। पराशरण और विषरण यानी कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न में क्या फ़र्क होता है? तो देखिए वहाँ पर अपन ने क्या किया था कि कोई भी जो मटेरियल है वो अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करता है। अब इसमें भी वही है, कोई भी जो विलायक यानी सॉल्वेंट का अर्धपारगम्य झिल्ली यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होने वाला डिफ्यूज़न। अब इसमें क्या कंडीशन आ जाती है कि जो भी सॉल्वेंट है उस सॉल्वेंट के बीच में अपन क्या लगा देते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होते हुए जब कोई भी मटेरियल अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करता है तो उसको कहते हैं पराशरण यानी कि ऑस्मोसिस। तो पराशरण यानी ऑस्मोसिस जो है वो एक तरह का डिफ्यूज़न ही होता है, बस फ़र्क कितना होता है, उसमें कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अटैच कर दी जाती है बीच में, तो वो सिलेक्टेड पार्टिकल्स को ही आर पार जाने देती है। जब दो अलग अलग कंसंट्रेशन यानी सांद्रता वाले सॉल्यूशन मिलियंस को एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू अलग कर दिया जाता है, यानी कि दो अलग अलग कंसंट्रेशन के सॉल्यूशंस हैं, उन सॉल्यूशंस के बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी जाए तो अलग अलग हो जाएंगे। तो विलायक के अणु यानी मॉलिक्यूल्स अपनी हाई कंसंट्रेशन यानी कि अधिक सांद्रता अर्थात डाइल्यूट सॉल्यूशन की तनु विलयन से अपनी कम सांद्रता अर्थात कि अपनी कंसंट्रेट सॉल्यूशन में एंटर कर जाते हैं, यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ एंटर होते हैं। अंतर वही है, सिर्फ क्या, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का बीच में जुड़ जाना। लेकिन जो सॉल्यूट्स होते हैं विलय अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट नहीं कर पाते। तो फ़र्क क्या आ गया कि इसमें विलय यानी सॉल्यूट मूवमेंट नहीं कर पाते, सॉल्वेंट ही मूवमेंट कर पाते हैं, जबकि डिफ्यूज़न में ऐसा नहीं होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही मूव कर पाते हैं। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट अपनी बुक में दिया हुआ है जिसको थीसल कीप एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखिए मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, इस एक्सपेरिमेंट में एक थीसल कीप अपन लेंगे, उस थीसल कीप के अंदर शुगर सॉल्यूशन फिल कर देंगे, यानी सुक्रोज सॉल्यूशन भी लिखा है तो सुक्रोज सॉल्यूशन शुगर सॉल्यूशन एक ही बात है, उसको अपन फिल कर देंगे। उसके बाद में उसको क्या करेंगे कि एक प्योर वाटर से भरे हुए बीकर के अंदर उसको उल्टा लगा दिया जाएगा। अब लगा तो देंगे लेकिन थीसल कीप के का जो माउथ है उसके ऊपर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बांध दी जाती है और उसके बाद में उसको उल्टा बीकर के अंदर लगा दिया जाता है। तो देखो इसका डायग्राम यहाँ शो हो रहा है, देखिए दो डायग्राम मैंने आपको बनाकर बताएं। अब ये अपने पास एक थीसल कीप है, ठीक है, ये वाटर से भरा हुआ एक बीकर है, प्योर वाटर से भरा हुआ, ये है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके अंदर अपन ने शुगर सॉल्यूशन भर दिया और इसके माउथ पे क्या लगा दिया, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर शुगर सॉल्यूशन का जो लेवल था स्टार्टिंग में, एक्सपेरिमेंट के स्टार्टिंग में, वो यहाँ था। अब धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग इसके थीसल कीप के अंदर शुगर सॉल्यूशन का लेवल ऊपर की तरफ इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, यानी कि सेमी परमेबल जो मेम्ब्रेन है वो सॉल्वेंट को रिसीव करना शुरू कर देती है, अपनी तरफ खींच रही है। तो ये जो लेवल है ये आसानी से अपन देख के नोटिस कर सकते हैं कि इसमें ऑस्मोसिस की प्रोसेस हो रही है, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग ये थीसल कीप एक्सपेरिमेंट ऑस्मोसिस की प्रोसेस को शो करने के लिए किया जाता है। इसी के अकॉर्डिंग देखिए पराशरण के कुछ प्रकार आते हैं, टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। ये जो प्रोसेस है इसमें सीधी सी मीनिंग ये हो जाती है कि सपोज़ देखिए मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि जैसे मेरे पास एक बीकर है, ठीक है, अगर मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लूँ, या ये ए और दिस इज़ बी, ठीक है, इसके अंदर कोई सॉल्यूशन भरा हुआ है, इसके अंदर कोई सॉल्वेंट भरा हुआ है, ठीक है। अब इन दोनों सॉल्यूशंस को इसके थ्रू, यानी कि ये क्या हो गई, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन,
यानी कि अर्धपारगम्य झिल्ली। इस मेम्ब्रेन के थ्रू इन दोनों सॉल्यूशंस को अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, अब क्या होगा कि जिसके भी अंदर सपोज जैसे इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन कैसी है, बहुत ज़्यादा है, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, कंसंट्रेशन है इसकी हाई, अधिक सांद्रता है, और इसकी है कम। ठीक है, तो जो मूवमेंट है वो इस तरफ होगा। ठीक, लेकिन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होती है वो विलय यानी सॉलिड्स के अकॉर्डिंग वो परमेबल नहीं होती है, तो ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को तो यहाँ जाने देगी लेकिन सॉलिड के मॉलिक्यूल्स को रोक लेगी। तब तक जाने देगी तब तक कि इनके बीच में साम्य अवस्था, इट मीन्स इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं क्रिएट हो जाती, यानी कि दोनों बराबर नहीं हो जाते। ठीक है, तो यही तो डिफ्यूज़न था और ये क्या है, ऑस्मोसिस। लेकिन डिफरेंस याद रखना है कि डिफ्यूज़न के अंदर ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं होती, वो हर किसी सॉल्वेंट हो या सॉल्यूट, विलय हो चाहे विलायक, दोनों के लिए परमेबिलिटी की बात ही नहीं आती, क्योंकि मेम्ब्रेन कुछ नहीं होती, वो आसानी से ट्रांसफ़र हो जाते हैं इधर से उधर। इसके अंदर ऑस्मोसिस पराक्षण में सिर्फ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जॉइंट कर दी जाती। ओके, तो इस बिहाफ पे देखो इसके कुछ टाइप्स हैं, बहुत ज़्यादा कोई टाइप्स नहीं है, 2 ही टाइप हैं। वो हैं, देखिए, फर्स्ट टाइप है एंडो ऑस्मोसिस। एंडो का मतलब होता है अंदर, अंदर की तरफ पराशरण की प्रक्रिया होना, अंतः पराशरण कहते हैं इसे। जब किसी प्लांट सेल को यानी कोई पादप कोशिका है उसको अपन क्या करेंगे, अधोपराशरी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दें, उसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दें तो वाटर जो है, जो पानी है, वो सेल के अंदर एंटर होना शुरू हो जाएगा। यानी सॉल्यूशन कैसा है, हाइपोटोनिक है। इसमें मान लो कि जो नमक का लेवल है वो कम है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि वाटर जो है वो वाटर को सेल अपने अंदर रिसीव करना शुरू कर देती है और सेल फूल जाती है। जैसे इसका एग्जांपल है किशमिश का जल में रखने पर उसका फूलना। किशमिश वाला एक रेजिन्स वाला एक्सपेरिमेंट है एक, कि अपन पानी में किशमिश डाल के जब रात भर रख देते हैं तो सुबह जब देखते हैं तो वो फूली हुई नज़र आती है। इसे एंडोऑस्मोसिस कहते हैं। इसी का जस्ट अपोजिट हो जाता है एक्सोऑस्मोसिस, जो सेकेंड टाइप है, बहिःपराशरण है। जब किसी प्लांट सेल को, यानी अपन कोई भी प्लांट सेल ले लें, कोई पादप कोशिका को अति पराशरी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख देते हैं। हाइपरटोनिक वहाँ कैसा था, हाइपोटोनिक, ये है हाइपरटोनिक। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इसमें सॉल्ट का लेवल ज़्यादा हो जाता है, तब वाटर जो है वो सेल के अंदर जाने के बजाय सेल से बाहर आना शुरू हो जाता है। तो वाटर जब सेल से बाहर आ जाएगा तो क्या होगा, सेल सिकुड़ जाएगी, टर्जिड हो जाएगी। ठीक है, तो इसे कहते हैं बहिःपराशरण एक्सोऑस्मोसिस। इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पे किशमिश का जल में फूलना था, यहाँ पर अंगूर को जब शुगर सॉल्यूशन के अंदर अपन डालते हैं तो वो सिकुड़ जाता है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग अपने ऑस्मोसिस के 2 टाइप हो जाते हैं, एंडोऑस्मोसिस एंड एक्सोऑस्मोसिस। ठीक, अब है इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस, कहाँ कहाँ क्या काम आता है, क्या क्या इसका इम्पॉर्टेंस है। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंस देखिए, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब अवशोषण को ऑफ वाटर बाय रूट हेयर्स। रूट हेयर्स जो मूल रोम होते हैं उनके थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है, वाटर को रिसीव किया जाता है। एंड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम वन सेल टू अदर इन द प्लांट्स। जब देखो जैसे मिट्टी से पानी को रिसीव किया जाता है तो उस टाइम जो मूल रोम होते हैं, यानी जो वाटर हेयर्स होते हैं, रूट हेयर्स होते हैं, वो उस पानी को अवशोषित करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, ये ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू होता है। और फिर एब्जॉर्ब करने के बाद वंस सेल टू सेल वो जब आगे की ऊपर की तरफ प्लांट के अंदर ट्रांसफ़र होता रहता है, तो ये प्रोसेस भी किस की है, ऑस्मोसिस की। ये फर्स्ट यूज़। सेकेंड इसकी जो इम्पॉर्टेंस है वो है, देखिए, द टर्जिडिटी ऑफ द सेल डिपेंड ऑन ऑस्मोसिस। अभी अपन ने एक बात की थी कि जब पानी सेल से बाहर आना शुरू हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, टर्जिड हो जाती है। तो ये भी किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑस्मोसिस पे। ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट अकर थ्रू ऑस्मोसिस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन डिफरेंट पार्ट्स, जो रूट हेयर्स हैं वो पानी एब्जॉर्ब कर रही हैं, लेकिन आगे जब उसको सेल टू सेल होकर अलग अलग पार्ट्स में जब उस वाटर को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, वो प्रोसेस भी ऑस्मोसिस के थ्रू ही होती है। फोर्थ है ग्रोथ ऑफ सेल इन यंग स्टेज। यंग कंडीशन में सेल की ग्रोथ जो बहुत फास्ट होती है वो भी ऑस्मोसिस पर डिपेंड करती है। ऑस्मोसिस मेक्स द प्लांट रेजिस्टेंट अगेंस्ट फ्रीजिंग एंड डेसिकेशन, इट मीन्स हिमीकरण और शुष्कन। ये क्या करता है, ऑस्मोसिस जो है प्लांट रेजिस्टेंट अगेंस्ट फ्रीजिंग
हिमीकरण एंड डेसिकेशन यानी कि शुष्कन, इन कंडीशंस में प्लांट को बचाने का काम करता है, आराम से इसको रेजिस्टेंट यानी कि कैपेसिटी अवेलेबल करवाता है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग अपना ये जो आज का टॉपिक था क्या, ऑस्मोसिस, पराशरण, प्लस 2 टॉपिक हो गए हैं आज की, पारगम्यता यानी परमेबिलिटी और ऑस्मोसिस यानी कि पराशरण। समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।